माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास मैट्रिक फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सेशन के लिए हमारे। ठीक है, एक एक चीज इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम के हवाले से किस चीज की कितनी अहमियत है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में क्लास मैट्रिक के चैप्टर नंबर 1 जो नाम है चैप्टर का वो है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है, वेव की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब चैप्टर नंबर 10 के नाम से ये क्लास फिजिक्स में जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 तक हम क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। है कि आप चैप्टर नंबर 10 से क्लास मैट्रिक में स्टार्ट है, लिहाजा चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव प्रॉपर्टीज के नाम से उसमें पहला क्वेश्चन जो आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो जस्ट कुछ बेसिक डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। जब हम उन टर्म्स को समझेंगे तो आगे वेव की प्रॉपर्टी जितने भी वेव से रिलेटेड चीजें हैं उसको समझने में हमें आसानी होगी। स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। कुछ टर्म्स में डेफिनेशन क्या तक है ये टर्म्स। अच्छा, वो जो टर्म्स है इसमें मैंने टोटल 6 टर्म्स आप लोगों को बताने हैं। टर्मिनोलॉजीज जो है ना, टोटल इनकी तादाद 6 है और एक एक को हम समझेंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर में बहुत आसानी रहेगी। उसमें पहला है हमारे पास वेव। ठीक है, चैप्टर ही वेव पे है तो सबसे पहले ये समझेंगे कि वेव है क्या। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको पहले कुछ यूं देता हूं कि हमारे पास कंसीडर करें एक बंदा यहाँ है, ठीक है, और दूसरा इधर एक बंदा है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, हाँ, यस यस, इसके हाथ में एक रस्सी है और इस रस्सी का जो दूसरा एंड है वो इसके हाथ में। ठीक है कि नहीं? अब ये इस रस्सी को यहाँ से थोड़ा सा झटका देंगे, जाग करेंगे तो इस रस्सी के अंदर इस तरह की आपको जो है ना एक वेव प्रोड्यूस होती हुई आपको नजर आएगी। अब हुआ क्या, यहाँ पे इस बंदे ने ये जो पहले स्टेट कंडीशन में बिल्कुल सीधी एक रस्सी थी तो उसने उसको क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया, यूं झटका दिया और उसको डिस्टर्ब किया, उसकी स्टेशन की हालत को डिस्टर्ब कर दिया, कि जिसकी वजह से उसके अंदर एक फेनोमेनन नजर आया। वो फेनोमेनन कहलाता है वेव। थोड़ा अपडेट करके मैं आपको इसको बताऊं कि वेव दरअसल डिस्टर्बेंस का नाम है। किसका नाम है? डिस्टर्बेंस। उस डिस्टर्बेंस की वजह से किसी भी मीडियम के अंदर, अब ये रस्सी जो है ना एक मीडियम है। क्या है? एक मीडियम है। उस रस्सी के अंदर क्या हुआ, उस रस्सी के अंदर है कि फेनोमेनन हमें नजर आया, वो फेनोमेनन कहलाता है वेव। एक और एग्जांपल, तालाब है, पाउंड है, ठीक है, वो स्टेशनरी हालत में एकदम से आपने उसमें एक कंकर फेंक दिया, एक स्टोन को उसमें फेंक दिया, तो आपको सेंटर में अगर फेंकी तो आपको इस तरह के वेव नजर आएंगे। यूं सेंटर से, हाँ, सर्कुलर जो है आपको इस तरह के वेव नजर आएंगे। तो पूरा पाउंड जो तालाब है वो आपके पास एक मीडियम है, उस मीडियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया कि जिसकी वजह से उसमें वेव प्रोड्यूस हो गई। तो वेव क्या है? वेव इज द डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम दैट कॉज द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट। ठीक है, यानी आप जब इसमें इस मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, वाइब्रेट करने स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेशन से मुराद ये कि एक मीन पोजीशन होता है, उससे जो है ना टू एंड फ्रो मोशन, यानी उसी मीन पोजीशन के अप एंड डाउन मोशन क्या कहलाता है? वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेव समझ में आया। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर दैट कॉज द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट। अभी यहाँ पर भी आपको वाइब्रेशन नजर आ रहा है, अप डाउन मोशन हो रही है ना, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? वाइब्रेशन कहलाएगा। और वेव की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। देखो एक बंदा यूं स्टेशनरी हालत में उसको पकड़े हुए हैं, वहां से उसने उसको झटका दे दिया तो एकदम से वो खुद नहीं करेंगे, एकदम से उसका हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता। अगर हम मार्क करें ना, फर्ज कर ये रखिए, आप इसको मार्क करें किसी मार्कर से, आप इसको यूं मार्क करें, ठीक है, और उसके बाद आप इसको झटका दे दें तो आपको ये जहां पे आपने मार्क किया है ना वो यहां नहीं पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो मार्क वाला पॉइंट है वो यहां तक पहुंच जाए फिर उसके हाथ को उसने वो एनर्जी दे दे, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि वेव में पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। होता कुछ यूं है, जो मसल्स एनर्जी है ना वो रस्सी को मिल जाती है, अब वो एनर्जी ट्रांसफर कर जाते हैं कहां तक, दूसरे बंदे के हाथ। अब दूसरा बंदा अगर यूं पकड़ा हुआ ना तो खुद से उसका हाथ भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफरिंग दी मैटर, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, आप पाउंड के अंदर, तालाब के अंदर एक कंकर फेंकिए तो ऐसा नहीं होगा कि जहां पे आपने कंकर फेंका वहां से वो पानी किनारे तक पहुंच जाए, पानी नहीं पहुंचेंगे, बल्कि
वेव की वजह से एनर्जी पहुंच जाएगी। क्लियर है? और वेव का एक जगह से दूसरी जगह जाना कहलाता है प्रोपिगेशन ऑफ वेव। क्या कहते हैं? प्रोपिगेशन ऑफ वेव। वेव समझ में आया बेटा? वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर डेट का पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये एक खाली स्पेस जो है ना आपके लिए छोड़ा है। फर्ज कर लें हम यहाँ पे एक वेव की बात करते हैं, इस तरह की एक वेव, ये हमारे पास क्या है? एक वेव, ठीक है कि नहीं? अब इसी वेव की मदद से, अब वेव का जहां पे स्टेशनरी हालत में फर्ज कर ले, स्टार्टिंग में रस्सी कुछ यूं आपके पास मौजूद, एक बंदे के हाथ में, ये दूसरे बंदे के हाथ, ठीक है? अब देखें यहाँ पे दो टर्म वेव से रिलेटेड। सबसे पहले क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट क्या है? द पोर्शन ऑफ द अबव मीन पोजीशन स्टार्ट कर, ये मीन पोजीशन है। ये जो सेंटर में मैंने लाइन खींची है वो क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ऊपर का जो आपके पास पोर्शन है ना वेव का, ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? क्रस्ट कहलाएगा। देखो ये मेन पोर्शन से ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। आप इसको यूं क्रस्ट लिख सकते हैं, दिस क्रस्ट। जो मेन पोर्शन से ऊपर वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन कहलाएगा क्रस्ट। नीचे वाला ट्रफ होगा, है ना? अब ट्रफ क्या है? द पोर्शन ऑफ वेव बिलो मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। अब यहाँ पे जो मीन पोजीशन से नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपके पास क्या कहलाएगा? ये आपके पास क्या कहलाएगा भाई? ये आपके पास कहलाएगा ट्रफ। यहाँ तक बात समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अब इसी वेव से रिलेटेड हमारे पास क्या है? इसी वेव से रिलेटेड है एम्पलीट्यूड। क्या है भाई? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो मैं इधर बनाता हूं कि यह हमारे पास एक वेव कंसीडर करें, ये है, दूसरी वेव आप कंसीडर करें। इन दोनों में से मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका है? आप लोग मुझे बताएं। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका है? इन दोनों में से राइट वाले का है ना? तो देखो अब इसका मतलब है इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस तय करेंगे, उतना ही उसके एम्पलीट्यूड क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो एम्पलीट्यूड समझ में आया? एम्पलीट्यूड से मतलब ये कि मीन पोजीशन से कितना वेव का जो क्रस्ट है या ट्रफ है वो जा रहे हैं। हाँ, जितना ज्यादा होंगे डिस्प्लेसमेंट, उतनी ही उसके एम्पलीट्यूड ज्यादा होंगे। क्लियर है ये बात? इसके बाद आते हैं हम टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड से क्या मुराद है? देखिए सबसे पहले आपको एक चीज, वन वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक वाइब्रेशन किसके बराबर है। एक वाइब्रेशन किसके बराबर? एक वाइब्रेशन मैं आपको समझाता हूं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके वन वेव या वन वाइब्रेशन बनाता है। एक वाइब्रेशन में क्या आते हैं? एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये दोनों मिलके आप यहाँ पे हमारे पास वन वाइब्रेशन कहलाएगा। वाइब्रेशन का दूसरा नाम ऑसिलेशन भी, ऑसिलेशन, OSCILLATION। वाइब्रेशन का दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, वाइब्रेशन का दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेशन। अच्छा, वन वाइब्रेशन से क्या मुराद है? वन वाइब्रेशन से मुराद वन क्रस्ट और वन ट्रफ मिलके क्या बनाएंगे? वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या है? अब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, या उसी को वन वेव भी कहते हैं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके वन वेव भी बनाते हैं, ठीक है? तो वन वेव या वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम दरकार है, जितना टाइम चाहिए, फर्ज कर ले यहां से लेके यहां तक वेव आने के लिए कितना टाइम लग गया? 5 सेकंड लग गया, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 5 सेकंड। तो वन वेव को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है, जितना टाइम चाहिए, वो उसी वेव का क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है? अब ये टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, ये आपको इंशाल्लाह बाद में जो है ना मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं और बाद में बहुत ज्यादा काम आएगा। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अगर आपने समझा ना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपने समझा, आपने इस पूरे टॉपिक के अंदर बहुत कुछ समझा, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल के अंदर भी यही दोनों ज्यादा इस्तेमाल होंगे, ये दोनों कंसेप्ट, ठीक है? देखो मैंने अभी बोला कि हमारे पास एक वेव को कंप्लीट करने के लिए या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड कहलाएगा।
लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये है कि 1 सेकंड के अंदर कितना नंबर ऑफ वेव कंप्लीट हो रहे हैं या कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं, है ना। अगर 1 सेकंड के अंदर इस तरह के आपके पास 5 जो है ना वाइब्रेशन हो रहे हैं या 5 वेव जो है ना आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। और आप अपनी जिंदगी में फ्रीक्वेंसी समझते हैं। देखो एक बंदा है, ठीक है, जो एक जो है ना आवर्स में तकरीबन 6 क्वेश्चन याद करते हैं, तो उसकी याद करने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 6 हर्ट्ज। एक दूसरा बंदा है जो 1 घंटे के अंदर, वही टाइम है, 1 घंटे में वो आपको 10 क्वेश्चन याद करके देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? 10 वाले की ना। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 हर्ट्ज। तो बिल्कुल यहां भी कंसेप्ट है, 1 सेकेंड में कंप्लीट होने वाले वाइब्रेशन इसका फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 10 वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं, 10 वाइब्रेशन मुकम्मल हो रहा है, तो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 हर्ट्ज, है कि नहीं। और अगर 1 सेकेंड के अंदर 20 वाइब्रेशन या 20 वेव कंप्लीट हो रहा है, तो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 20 हर्ट्ज। क्लियर है। और ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल ये भी डेफिनेशन बन सकती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये चीजें ध्यान में रखें।